जो मेंस में क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस क्यों कर रहे हैं ये बात को पहले मैं बता दूं कि देखो क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है, किस रिलेटेड आएंगे वो तो हमको पता है कि प्रीवियस से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, लेकिन मॉडल आंसर क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अप्रोच क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हर आदमी का अप्रोच अलग अलग होगा और अपना क्रिएटिविटी का एक अपने पास एक स्कोप होगा जिससे हम क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे अपने आंसर को। इसीलिए क्या है मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ओके सॉरी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वाई इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना, IRNSS दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नीडेड, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आप अगर दोनों का ब्लेंड कर दो, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ ब्लेंड बिटवीन व्हाट, ब्लेंड बिटवीन जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो भाई अब यूपीएससी वो टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, अब ये इंटर रिलेट करती है टॉपिक्स को, इंटर रिलेट करती है मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग को समझती है कि आप जियोग्राफी को कितना अच्छा अंडरस्टैंड किए हो, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना अंडरस्टैंड किए हो, और दोनों को मिला के जब आप आंसर लिखते हो तो वो जो आंसर होता है ना वो होता है कंप्लीट। सो यहाँ पे इसको भी डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या करना है अपने को, ओके। तो हमको बात करनी है नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम की, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है अपने को, इट हेल्प इन व्हाट, इट हेल्प इन एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे जीपीएस होता है, वो जीपीएस तो यूएसए का है, लेकिन हम यूएसए पे भरोसा रखेंगे तो देखो भाई जब बॉर्डर रीजन होता है ना तो लड़ाई होती है, तो यूपीएस अगर हम लोग को यूएसए बोल दिया कि नहीं तुमको मैं लोकेशन नहीं दूंगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर का सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि भाई हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपना नेविगेशन सिस्टम खुद बनाएंगे जिससे हमारी बॉर्डर एरियाज को क्या कर पाएँ, हम सुरक्षित रख पाएँ। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बताने में हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा जो इसका यूज़ था वो कहाँ पे था, इट इज़ इन बॉर्डर मैनेजमेंट। जरूरत क्यों बनी इसको बनाने की, इट इज़ फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। और इसका सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट में इस्तेमाल करेंगे, इसका मराइन नेविगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शिप से इधर से उधर जा रहे हैं तो उनको नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जी IRNSS कैन ऑल्सो भी यूज्ड इन मैराइन नेविगेशन, ठीक है। इसको एरियल सर्वेलेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे एयर स्पेस में कोई दूसरे अमेरिका या फिर चाइना के तो जहाज नहीं उड़ रहे हैं, फाइटर जेट्स, ओके। तो इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, इन एरियल सर्वेलेंस एज वेल। और ऐसा नहीं कि बस इसको सिर्फ 3 चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, इसका और भी बहुत सारा यूज़ है, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट। हमको बोला ना नीडेड, क्यों जरूरत है इसको, हाँ बोलेंगे हम कि बॉर्डर मैनेजमेंट में इसकी जरूरत है, मैराइन नेविगेशन में इसकी जरूरत है, एरियल सर्विलेंस में इसकी जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसकी जरूरत है, ओके। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाउ में पूछा है, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन की बात तो करनी है अपने को, क्योंकि यहाँ पे हमने को उसमें फोकस ज़्यादा किया है। 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 150 वर्ड का आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पेज में ही ख़त्म करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये बता सकते हैं कि हाँ कैसे ये बॉर्डर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई, क्योंकि हमारे जो नेबर्स है ना वो हॉस्टाइल है, पाकिस्तान इधर, चाइना उधर, किसी पे भरोसा नहीं किया सकता, ठीक है ना। और अमेरिका पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, कब उसका GPS धोखा दे जाए, कब गलत इन्फॉर्मेशन वो शेयर करे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपना खुद का इंडिजिनियस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया। तो इसमें क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम बना के आपको समझा सकते हो। सपोज क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है ना वो उसका जो टोपोग्राफी है, उसका जो फिजियोग्राफी है वो थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन है ना, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, हार्श कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड पे है, लॉन्चेज आते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करना जरूरी है, एक सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करना जरूरी था, इसलिए हमने डेवलप किया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सपोज ये अपना बॉर्डर रीजन है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ऐसे 1 2 3 7 8 सैटेलाइट होते हैं। तो ये सैटेलाइट क्या करते हैं, ये डिफरेंट जो रीजन है ना वो 1500 एरिया को कवर करते हैं ना, 1500 एरिया को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। सो जिससे क्या हो पाए, हम दोनों तरह की क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है उसको हम क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा GS पेपर 1 में आया था, लेकिन ये ज़्यादा GS पेपर 3 के रेस्पेक्ट में सही आप इसको सही कर सकते थे, इसीलिए इसको GS 3 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। हमको क्या करना है, डिफाइन करना है क्या, मेंटल प्लूम को, और इसका रोल बताना है इन प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। सो ये जो मेंटल प्लूम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत समय से चर्चे में था, 1970 से चर्चे में था। यूपीएससी ने आखिरी बार इसको क्वेश्चन पूछ ही दिया, ठीक है ना। तो लोग सोचेंगे कहाँ पे दिया है, लेकिन जो चर्चे में रहता है उसको पूछ ही लेता है, वो कहीं भी दिया हो।
तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे बाय सेइंग दैट व्हाट इज मेंटल प्लूम. सो यू कैन से दैट मेंटल प्लूम इज व्हाट, इट इज अ राइजिंग मास ऑफ लावा दैट इज राइजिंग इन द एरिया ऑफ मेंटल. तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो सपोज ये कोर है, ओके ये मेंटल है, कोर मेंटल की बाउंड्री है, कोर और मेंटल ये आउटर कोर है, ठीक है ना, ये आउटर कोर है. तो कोर और मेंटल की बाउंड्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है, मॉल्टन स्टेज में होता है. तो ये क्या करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आउटर कोर है जो कि लिक्विड स्टेज में है, यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे जो मेंटल के पार्ट है उसको क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है, बिकॉज ऑफ द हाई हीट दैट द आउटर कोर बाउंड्री हैज़. तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो मेंटल है वो पिघलने लगता है, ये राइज करने लगता है, एंड इट फॉर्म लाइक दिस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम बोलते हैं. व्हाट इज प्लूम, दैट इज प्लूम का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज राइजिंग, एनी मटेरियल. तो यहाँ पे मेंटल प्लूम क्यों है, क्योंकि मेंटल का जो पार्ट है वो राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ द आउटर कोर जिसने उसको पिघला दिया. सो इस तरह से क्या होता है, ये राइज करता है. ओके, सो यू कैन इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग व्हाट इज मेंटल प्लूम. मेंटल प्लूम को बोल सकते हो, यस इट इज़ अ मेंटल प्लूम इज अ राइजिंग मास ऑफ मेंटल दैट राइजेस, राइजिंग मास ऑफ माग्मा दैट, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ राइजिंग mass of mantle that rises due to the heating from the core, outer core in the Gutenberg discontinuity or at the mantle core boundary. और ये करते क्या है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है जो कि कोर कैरी करता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है जो कि कोर के पास है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है जो कि कोर के पास है, उसको क्या करता है, ये मेंटल से होके ले जाता है, ओके सरफेस तक. और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या बोलता है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स. तो अपने को मेंटल प्लूम का रोल बताना है कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स में. तो हमको क्या बताना है कि देखो भाई, जैसे ही ये जो राइजिंग मेंटल है, जैसे ये राइज करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है कन्वेक्टिव करंट. जो राइजिंग मेंटल प्लूम एट प्रोवाइड व्हाट, इट प्रोवाइड अ कन्वेक्टिव करंट. ये कन्वेक्टिव करंट प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, डाइवर्जेंस दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. ओके, सो ये बता सकते हैं. और भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे मेंटल प्लूम जो है वो हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उनको फिल करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द हवाईयन आइलैंड्स, जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं बट उनको फिल कौन करता है, उनको फिल करता है मेंटल प्लूम्स. वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ रियूनियन आइलैंड इन द इंडियन ओशन एंड हवाईयन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन. हम यही बात कर सकते हैं कि कैसे ये जो मेंटल प्लूम होते हैं वो एक तरह से स्लोप बनाते हैं. इसका एग्जांपल दे सकते हैं लाइक द डेक्कन ट्रैप. जो डेक्कन ट्रैप है वो जो है वो टिल्टेड है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. इसलिए जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एरिया था वो जब यूरेशिया मतलब एशिया की तरफ मूव कर रहा था, तो जब ये रीयूनियन आइलैंड के एरिया में था तो वहाँ पे जो मेंटल प्लूम था उसने क्या किया कि एरिया को डिस्टॉर्ट कर दिया, हमको क्या कर दिया, एक स्लोप प्रोवाइड कर दिया. सो ये भी बता सकते हैं कि कैसे मेंटल प्लूम इस काम को भी करते हैं. सो सैम्पल अप्रोच क्या होगा, हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज मेंटल प्लूम. तो हम ये बोल सकते हैं कि मेंटल प्लूम इज़ व्हाट, इट इज़ एन अपवेलिंग ऑफ एबनॉर्मली हॉट रॉक, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे मॉल्टन मटेरियल. इट इज़ द अपवेलिंग ऑफ मॉल्टन मटेरियल. ओके, इसमें फिर एग्जांपल दे सकते हैं लाइक द एग्जांपल ऑफ डेक्कन ट्रैप, द साइबेरियन ट्रैप. ओके, सो यहाँ पे ये हो गया. उसके बाद हम जब मॉडी की तरफ मूव करेंगे तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं कि मेंटल प्लूम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बट ये रिसर्च यहाँ पे जारी है. बट हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो ये है कि इट राइजेस फ्रॉम दी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वेयर, हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द एक्सटीरियर. ओके, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है प्लेट टेक्टोनिक को. ओके, क्योंकि ये क्या करता है, इट लीड्स गिव राइज टू व्हाट, इट गिव राइज टू कन्वेक्टिव करंट. ठीक है, कन्वेक्टिव करंट प्रोड्यूस करता है. कन्वेक्टिव करंट से क्या होगा, कन्वेक्टिव करंट से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होंगे क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे दूसरे, है ना, डाइवर्ज करेंगे. ओके, सो हम ये बता सकते हैं कि कैसे ये एक तरह से डोम का भी फॉर्मेशन करता है.
एक तरीके से डोम भी फॉर्मेशन करता है, इसकी भी बात हम कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल देंगे लाइक द हवाईयन आइलैंड्स, जहाँ पे जिनसे नीचे क्या करता है डोम टाइप का स्ट्रक्चर ही बनाता है। ओके, सो ये हो गया अपने पास बॉडी का थोड़ा सा पार्ट। उसके बाद और कोशिश करना कि जो आंसर है उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ, ठीक है। सो वी कैन ड्रॉ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ मेंटल प्लूम, जो शुरू में मैंने जो डायग्राम दिया है इस तरह से डायग्राम बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स की बात की है मैंने, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स का डायग्राम बना के आप समझा सकते हो। उसके बाद अब हम कंक्लूड करेंगे तो ये बता सकते हैं कि यस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वेयर टू वेयर, हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द एक्सटीरियर, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस जियोलॉजिकल फिनोमिना दैट वी सी। आखिरी में बोल सकते हैं हाउएवर देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस मेंटल प्लूम इन डिटेल। तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो कंक्लूड बाय summarizing the significance of mental plume. Okay, now moving to the next question. So the question is, what are the consequences of spreading of dead zones on marine ecosystem? consequences की बात करनी है, dead zones की बात करनी है कि dead zones के जो spread हो रहा है उसका क्या है consequence। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, IRNSS वाला क्वेश्चन और ये वाला डेड जोन वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि करंट अफेयर्स में था, ठीक है ना, चर्चे में था और इसी चर्चे से उठा के इसने क्या कर दिया, पेपर में डाल दिया। तो चर्चा को समझना जरूरी है। जो करंट में जो लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में जो करंट में था उसका हर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन हर तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो यूपीएससी है इट इज़ वेरी कंसर्न अबाउट करंट अफेयर्स, याद रखना। सो हम बात करते हैं डेड जोन्स की। तो डेड जोन्स को क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट डेड जोन्स आर व्हाट, दे आर द डेजर्ट्स ऑफ ओशियंस, दे आर डेजर्ट्स ऑफ ओशियंस। ओके, ये रेगिस्तान है किसके, समुद्र की। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये डेजर्ट क्यों है, डेजर्ट में क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन नहीं ग्रो करती। ओके, सो लाइक दैट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन का जो कोई भी स्पीसीज है उसके पॉपुलेशन क्या है, थोड़ा सा बहुत मतलब कम के ऐसा नहीं तो नहीं बोल सकते बट बहुत कम है। सो क्योंकि कम क्यों है, बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए क्या है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, इसीलिए कोई भी एनिमल स्पीसीज नहीं है। ओके, लेकिन प्लांट स्पीसीज है, लेकिन प्लांट स्पीसीज बहुत कम है। ये एनिमल नहीं है तो प्लांट किसको खाएंगे, या फिर प्लांट कैसे डिपेंड कैसे रहेंगे चीज़ों पे। ओके, एनिमल नहीं है तो CO2 कौन निकालेगा। ओके, सो दिस इज यहाँ पे इसीलिए प्लांट की स्पीसीज भी स्केयर है। और इसका कारण क्या है कि डेड जोन्स बन रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में क्या किया, जो बे ऑफ बंगाल का भी एक पोर्शन है इसको डेड जोन घोषित कर दिया, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है मेराइन पॉल्यूशन। इसका मेन कारण क्या है, मेराइन पॉल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ जो डेड जोन है उनका नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ओशियंस में। ओके, तो यहाँ पे हम बात इसकी भी कर सकते हैं कि हाँ कॉजेस, क्योंकि हमको पूछा है कि दे आर स्प्रेडिंग, दी डेड जोन्स आर स्प्रेडिंग, हाउ दे आर स्प्रेडिंग, उसकी बात हो सकते हैं कि जो मराइन पॉल्यूशन है, मराइन पॉल्यूशन की वजह से फैल रहा है। तो मराइन पॉल्यूशन में क्या आ रहा है यार, मराइन पॉल्यूशन में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं यूट्रोफिकेशन की, दैट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। कैसे जो डिस्चार्ज है, यूट्रोफिकेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे जो लार्ज डिस्चार्ज है वाटर बॉडीज़ के अंदर, उससे क्या होता है, लार्ज बायोलॉजिकल डिस्चार्ज, उससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम्स का फॉर्मेशन होता है। और ये एल्गल ब्लूम्स क्या करते हैं, दे एंड्स अप कंज्यूमिंग ऑल द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर, जिससे क्या होता है, पानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमने यही तो बोला, डेड जोन्स का मतलब क्या है, दे आर डेजर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है तो स्पीसीज की भी कमी होगी। सो ये यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एक तरह से कारण है किसका, डेड जोन्स के स्प्रेडिंग का। ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कारण यही नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। फॉर एग्जांपल जो ऑयल स्पिल्स है, मतलब बड़े बड़े जो टैंकर जो हैं जो कि ऑयल लेके जाते हैं एक समुद्र से दूसरे समुद्र, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट वाया ओशियन, तो क्या होता है, कभी कभी डिजास्टर हो जाता है, तो ये डूब जाते हैं। जब ये डूब जाते हैं तो जो जितना जो तेल रहता है उसको कहाँ डाल देते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो एक तरह से क्या होता है, वो एरिया पूरा कवर हो जाता है ऑयल से। जब वो ऑयल से कवर हो गया तो उसके नीचे जितने भी मराइन स्पीसीज हैं दे एंड्स अप डाइंग, तो जिससे क्या होता है, वहाँ पे एक तरह का डेड जोन डेवलप हो जाता है। So these are the causes for what, these are the causes for the spreading of dead zones। चलिए सैम्पल अप्रोच देखते हैं, इसका आंसर का सैम्पल अप्रोच क्या होगा। वी कैन इंट्रोड्यूस दी आंसर बाय डिफाइनिंग व्हाट आर डेड जोन्स। हम बता सकते हैं कि कैसे दे हैव लो ऑक्सीजन एंड दैट इज हाइपोक्सिक कंडीशन होता है यहाँ पे। और ये हम बता सकते हैं कि रिसेंटली सम पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इज डिक्लेयर्ड एज डेड जोन्स, इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे।
सो इसको 30 to 50 वर्ड्स में, क्योंकि 150 वर्ड्स का अपने पास आंसर है, सो उसको 30 to 50 वर्ड्स में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद जब बॉडी की पार्ट आएगा, बॉडी का बात आएगा, तो बॉडी में हम टॉक करेंगे, वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, हमको क्वेश्चन ने पूछा तो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग क्यों हो रहा है डेड जोन्स का, इसकी बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाई द डेड जोन्स आर स्प्रेडिंग, इट इज स्प्रेडिंग ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, जिससे क्या हो रहा है, इससे हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहे हैं, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहे हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्न्स लीड टू द डेथ ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे हम यूट्रोफिकेशन की बात करेंगे, पॉल्यूशन की बात करेंगे, ओके, हाउ द न्यूट्रिएंट रन ऑफ इज कॉजिंग डेड जोन्स फॉर्मेशन, इसकी बात कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल वार्मिंग से भी एक तरह का कारण है, किसका, स्प्रेडिंग ऑफ द डेड जोन्स, दैट इज मोर डेड जोन्स आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। उसके बाद जब हम कंसीक्वेंस की बात करेंगे, स्प्रेडिंग की भी बात करनी है, कंसीक्वेंस की बात करनी है, स्प्रेडिंग की बात कर ली, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कंसीक्वेंस ऑफ डेड जोन्स। सो व्हाट आर द कंसीक्वेंस ऑफ डेड जोन्स, जिससे क्या हो रहा है यार, जो लॉस है हैबिटेट का वो हो रहा है, जो मराइन स्पीसीज हैं वो लॉस कर रही है, ठीक है ना, एल्गल ब्लूम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या निकालती है, ये हिपैटोटॉक्सिन्स निकालती है, ठीक है ना, ये हिपैटोटॉक्सिन्स निकालती हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ व्हाट, मछलियों को जहर समान होता है ये हिपैटोटॉक्सिन, जो कि क्या करता है, मछलियों को मार देता है। सो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस एज वेल एज मॉलस्क, जो सेल्स होते हैं, जो सेल वाले मछलियाँ होती हैं, उनको क्या करता है, ये मार देता है। ओके, हम ये भी बता सकते हैं कि अगर ये मरते हैं, उसके मरने के बाद क्या होता है, जाके डिपॉजिट कहाँ होते हैं, दे एंड अप डिपॉजिट इन द कोस्टल रीजन, ठीक है। सो ह्यूमन पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं। So these are the consequence of what, these are the consequence of the dead zones। और उसके बाद स्प्रेडिंग की बात कर ली, consequence की बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय गिविंग अ वे फॉरवर्ड। वी कैन कंक्लूड बाय गिविंग अ वे फॉरवर्ड कि करना क्या चाहिए भाई, हमारे पास डेड जोन्स का स्प्रेड हो रहा है तो करना क्या चाहिए, है ना। वी शुड प्रमोट पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। कैसे कि हम जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उनको आपस में मिला के उनको बोलें कि हाँ भाई देखो तुम लोग पॉल्यूशन ज़्यादा मत फैलाओ, जिससे जो डेड जोन्स हैं वो फैल रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हैं वी कैन गिव सम मेजर्स टू टैकल दिस, क्योंकि अब वो डेड जोन बन चुके हैं, अब उनको सुधार कैसे सकते हैं ना। वहाँ पे जो दिक्कत क्या है कि वहाँ पे अपने पास स्पीसीज ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो कचरा है उसको हटा सकते हैं। सो वी कैन गिव आवर सजेशंस टू टैकल एंड रिमूव दी डेड जोन्स, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास एक कंक्लूजन। एक पॉजिटिव नोट में हमेशा कंक्लूड करना होता है, एक पॉजिटिव नोट में याद रखना। कैसे नहीं बोलो कि डेड जोन बढ़ गया है, ये बहुत दिक्कत की बात है भारत के लिए, बोलो ठीक है दिक्कत की बात है भारत के लिए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सो एक वे फॉरवर्ड मिलना चाहिए अपने को, एक वे फॉरवर्ड, एक सोल्यूशन देना आखिरी में, छोटा सा ही हो, क्योंकि छोटा सा ही हो लेकिन सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ओके, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द मेंस 2018। ओके, सो ये हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो आया था। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्टिक रीजन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द आर्टिक रीजन। ठीक है, तो कौन कौन से रिसोर्स प्रेजेंट है आर्टिक रीजन में। हमने बोला ऑयल एंड गैस रिसोर्स, और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टिक। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिक रीजन। ओके, लेकिन हमने ये बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बाकी सब कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली चाइना जो है, उसने क्या किया, यहाँ से बीच से एक रूट बना दिया ना, जिसको बोलते हैं आर्टिक सिल्क रूट, नेविगेट करने के लिए। लेकिन बाकी सब कंट्रीज़ जो हैं वो इसके रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो पीपल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, वी आर फोकसिंग ऑन पीपल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द आर्टिक रीजन, क्योंकि हम ये एक डिफरेंस जानते हैं कि जो आर्टिक रीजन का जो ग्लेशियर है ये जो है वो पानी के ऊपर जमा हुआ है ना। ऐसा नहीं है अंटार्कटिका जैसे, अंटार्कटिका के अंदर क्या है, लैंड है, लैंड के ऊपर बर्फ़ जमी है। बट आर्कटिक में ऐसा नहीं है, आर्कटिक में बर्फ़ जो जमी है वो पानी के ऊपर ही जमी है। सो अगर यहाँ पे मेल्टिंग होती है तो उससे ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। और ये जो मेल्टिंग हो रही है वो कोई नॉर्मल रेट से नहीं हो रही, इट इज़ मेल्टिंग एट अ हाई रेट, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एक टर्म देते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का टर्म देते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन है उसको कम करने के लिए, जो आसपास की यहाँ के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रसिया हो गया, नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो आसपास की कंट्रीज़ हैं आर्टिक रीजन की,
इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर क्या बनाया, एक आर्कटिक काउंसिल बनाया। ये आर्कटिक काउंसिल जो है इसमें इंडिया क्या है, एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। इंडिया क्या रखता है यहाँ पे, ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे हमने साफ साफ बोला है कि देखो भाई हमारे लिए कल्चर और पीपल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। हम रिसोर्स हंग्री, वी आर नॉट ए रिसोर्स हंग्री कंट्री, ठीक है ना। तो साफ साफ हमने बोला है। तो हमने क्या किया, बेस कैंप वहाँ पे सेटल किया, और उस बेस कैंप में हमने क्या किया, वहाँ पे रिसर्च करना चालू किया कि हाँ भाई मेल्ट क्यों हो रहा है। ओके, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज, है ना, और कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है इस चीज़ के लिए। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हाउ इट प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड किस लिए, फॉर अ ट्रेड रूट अक्रॉस द पोल। तो यहाँ पे ये भी है कि इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है किसका, आर्कटिक रीजन का। आगे बढ़ते हैं। ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं सैम्पल अप्रोच के देखते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इंडिया ने एंट्री क्यों किया आर्कटिक काउंसिल पे। मतलब इंडिया का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है ये, लेकिन इंडिया क्यों एंटर करता है आर्कटिक रीजन में, इसकी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। एक मैप बना देंगे आर्कटिक रीजन का, कि ज्योग्राफी में जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सके, जिस क्वेश्चन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है मैप बनाने की, तो वहाँ पे अपने को मैप बनाना ही चाहिए। तो एक मैप बना के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट इज दिस आर्कटिक रीजन, ठीक है ना। वहाँ पे आसपास कंट्रीज का लेबलिंग कर सकते हैं। बस ये जो एक 1.5 आधा मार्क का जो डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे एंट्री इन ऑब्जर्वर स्टेटस की बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा क्यों ना। ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए कि यहाँ पे रिसेंटली इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था आर्कटिक काउंसिल में, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन। ये रिसेंटली में तो 2018 में जब क्वेश्चन आया था, तो उस समय जो न्यूज़ में था वो यही था। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जब बात हो जाएगी, तो हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे। हम बताएंगे अबाउट द ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस इज ऑन द नेविगेशन। कैसे ये नेविगेशन में अपने को हेल्प करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है। सो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूड द नेविगेशन। और नेविगेशन में किस लिए नेविगेशन करना पड़ रहा है भाई, ट्रेड करने के लिए। ओके, सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस, यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा आर्कटिक रीजन का इन द इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल, कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, जिससे क्या होता है बहुत जो इसका आस पास जो कंट्रीज है उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है इस पर, है ना। तो ये हो गया। तो इसके बाद जब हम बॉडी में बॉडी में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि कैसे यहाँ पे नेविगेशनल रूट सेटअप किए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ सी रूट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स का प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो एरिया के हम रिच रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, स्पेशली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च हमने सेटअप किया, जिसको हमने क्या बोला, हिमाद्री आर्कटिक स्टेशन। क्या बोला, हिमाद्री आर्कटिक स्टेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको स्टडी करने के लिए। इसका जो क्लाइमेट है वो अपने इंडिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है इसका, क्योंकि थोड़ी से भी अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आता है आर्कटिक रीजन में, तो जो वहाँ पे ग्लेशियर है वो बहुत खतरनाक तरीके से मेल्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, अपना जो मानसून है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। यही तो कारण है कि पिछले साल जो था मानसून के महीने में पानी नहीं गिरा, बाकी हर महीने में पानी गिरा। सो यही दिक्कत है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमने क्या किया, अपना जो स्टेशन है वो अपने को सेटअप किया हमने कहाँ पे, आर्कटिक रीजन में। हम उसके जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की भी बात कर सकते हैं, कैसे ये रीजन में जो साउथ चाइना सी पे हम जो फोकस कर रहे हैं अभी, उस तरह से हम यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। हाउ दी आर्कटिक आर्कटिक रीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया विद रेफरेंस टू जियो पॉलिटिकल क्लैशेस, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, बॉडी की बात की। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली, क्योंकि देखो हमारा इंटरेस्ट क्यों, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट। हमको क्या आता है ये हमको नहीं जानना, एग्जामिनर ने जो पूछा है वो आंसर मिलना चाहिए उसको। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। 10 पेज भर देने से कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर जो पूछा है वो नहीं मिले उसको। सो व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्स ऑफ आर्कटिक रीजन। इंडिया अपना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन का जो क्लाइमेट है वो अपने को इफेक्ट देता है भाई, अपना मानसून। वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है ना, मानसून पे अपनी देश चलती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई भी डैमेज हुआ तो यहाँ पे अपने इंडिया में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए क्या हुआ, हमने स्टेशन सेटअप किया। ओके, सो दैट्स वाई इंडिया इज टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट ऑन व्हाट, आर्कटिक रीजन, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, बॉडी को मेंशन किया। उसके बाद जब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो जब हम कंक्लूड करेंगे, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कंक्लूड कैसे करना है, एक पॉजिटिव नोट में, एक वे फॉरवर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन, और कैसे इसका स्टडी अपने को एक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, है ना, टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज
एंड ऑल्सो इसका जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो भी बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ जो अपना बेस सेटअप कर रही है, इट लीड्स टू व्हाट जियोपॉलिटिकल क्लैशेस। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि अपना अपना क्लेम करे और वहाँ पे उसकी क्लेम में वो कोई और जाके वहाँ पे ऑयल निकाल ले रहा है। सो ये सब हो सकता है। सो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? आर्कटिक रीजन। इस नोट के साथ इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोलता है? डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन, डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज। किसके बारे में? पीसी कल्चर डेवलपमेंट की बात करनी है अपने को। तभी क्वेश्चन पूछा क्यों यूपीएससी ने? क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा कारण था, सिलेबस को जरा उठाओ। सिलेबस में सिंपल सा बात है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है सिलेबस में। मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें ये जो पीसी कल्चर है वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस से बाहर का आता है। जो जब दिया है, जितना छोटा सिलेबस दिया उतना से ही क्वेश्चन आता है और लोग बोलते हैं कहाँ से आ गया। भाई जब सिलेबस को एनालिसिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करोगे तो तुमको समझ आएगा कि कहाँ से आ गया सब कुछ। जो यहाँ से उसी पेपर में कोई आदमी 100 से ज़्यादा लाख मार्क्स आता है जीएस पेपर में, और कोई 10-20 मार्क्स फिर आता है। तो डिफरेंस क्या है कि दे हैड नॉट एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है, बट उसको सिलेबस के साथ देखना जरूरी है कि हाँ भाई कौन सा सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, तो समझ आएगा कि भाई हर क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जब बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन की, तो ब्लू रेवोल्यूशन को हम बात कर सकते हैं इट इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 7th 5-year प्लान। ठीक है ना, 7th 5-year प्लान से इसको इंट्रोड्यूस किया ब्लू रिवॉल्यूशन को। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन ने क्या किया? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाया कंट्री के अंदर। ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, है ना, एंड स्पेशली द कोस्टल एरियाज। इसकी बात कर सकते हैं हम। यहाँ पे मेनली बात किसी करनी है प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज की बात करनी है किसके? पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर का मतलब क्या है? पीसी कल्चर का मतलब है ग्रोइंग ऑफ फिशेस, ग्रोइंग ऑफ लॉबस्टर्स, है ना, ग्रोइंग ऑफ क्रैब्स, ग्रोइंग ऑफ प्रॉन्स। ठीक है ना, सब चीज़ ग्रो करना क्या कहते हैं हम लोग? पीसी कल्चर। सिर्फ मछली को उगाना नहीं होता, और भी फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, है ना। सो ये सब होते हैं। इसके अंदर क्रस्टेशियंस भी आते हैं, लाइक, है ना, जो छोटे छोटे शेल वाले मछली आती है वो सब। सो ये हो गया पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर से क्या क्या फ़ायदे हमको हो रहे हैं ये सब हमको बताना है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द स्ट्रेटजीज फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कैसे पीसी कल्चर से हम क्या करते हैं? बहुत सारे सी वीड्स का उगाना होता है अपने को। ठीक है, सो पीसी कल्चर में बहुत सारे सी वीड्स जो हम उगाते हैं, दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सो दे एक्ट एज अ बून फॉर व्हाम? So they act as boon for what? They act as boon for pharma industries. ओके, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ये पीसी कल्चर। ओके, हम यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्ट्रेटजीज की बात कर सकते हैं कि हमको पूछा है ना गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज लिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीसी कल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे हम संपदा योजना की बात कर सकते हैं। इस संपदा योजना के अंदर बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें क्या है, जो वैल्यू एडिशन करना है फिशरीज़ के सेक्टर में, है ना, बहुत सारे प्रोसेसिंग करना है फिशरीज़ के सेक्टर में, वो उसको रेगुलेट करता है ये संपदा योजना। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, किस लिए? पीसी कल्चर डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जो तेलंगाना गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? उसने मिशन ककतिया लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मिशन ककतिया लॉन्च किया। मिशन ककतिया क्या था? मिशन ककतिया था कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो बड़ी टंकियाँ बनाती हैं, किस लिए? पानी को स्टोर रखने के लिए। ठीक है, पहले तो आज के ज़माने में जैसे क्या है, बोरवेल्स हैं, पहले नहीं थे वैसे, तो क्या करते थे उन लोग? टंकी बनाते थे जिस टंकी में पानी स्टोर रखते थे फॉर इरिगेशन पर्पस। तो मिशन ककतिया ने क्या बोला कि हाँ वो टंकी तो आप इस्तेमाल करो इरिगेशन के लिए, बट उसमें आप क्या करो? उसमें मछलियाँ भी उगाओ। सो दे यूज इट एज अ सोर्स ऑफ पीसी कल्चर, जिससे क्या होगा? फार्म इनकम भी बढ़ेगा।
ओके, सो ये हो गया। हम यहाँ पे मेनली बात किसकी करेंगे, स्ट्रेटजीज और प्रॉब्लम्स में। पहले तो स्ट्रेटजीज में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यू एडिशंस की और प्रोसेसिंग की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मछली बेचने से बेहतर है, उस मछली बेचेगा तो 1 रुपये का फायदा होगा, लेकिन मछली को अगर क्या करते हैं प्रोसेस करके काट के भेजे, या फिर उसको हमने बोला रोस्ट करके बेचें, जैसे कि दूसरे देश में होता है कैन के फॉर्म में रोस्ट करके बेच देते हैं, तो उसको प्रिजर्व करके बेच देते हैं, अचार बना के बेच देते हैं, तो उसका क्या होता है जो 1 रुपया था वो 10 रुपये कमाएगा आदमी। सो इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लाइक हम लोग जो पिछले साल देखा, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो इसी रिलेटेड आया था, क्वेश्चन था विथ रिगार्ड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी हमने बात की थी कैसे प्रोसेसिंग करके जो 1 रुपये का जो फार्म इनकम पंजाब वाले रीजन में जो क्या नहीं हो रहा है, जो वहाँ पे स्टैग्नेंट हो चुका है ग्रोथ, वो हम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट से जो मेगा फूड पार्क्स की बात करते हैं हम वहाँ पे, तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे जो इनकम है वो बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार जब हमने बात की उसको हमने रिलेट किया पीसी कल्चर से, तो वहाँ पे भी हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोसेसिंग की और वैल्यू एडिशन की। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, फ्रेमवर्क हो गया। 250 वर्ड्स का है। देखो जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अपने को जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सब कवर करने पड़ते हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं वो सब कवर करने पड़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो सब कवर करने पड़ते हैं, और उनका एक वे फॉरवर्ड एक कवर करना पड़ता है। जगह 250 वर्ड्स होते हैं, 3 पेज भरता है इससे, ठीक है। ओके, तो सैम्पल अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। सैम्पल अप्रोच अपना क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो गवर्नर ने कैसे इसको लॉन्च किया था विद रिगार्ड टू द 3rd 5 ईयर प्लान, ठीक है, सॉरी 7th बोले तो 3rd है, तो 3rd 5 ईयर प्लान के रेफरेंस में इसको लॉन्च किया था। ओके, तो यहाँ पे ये 3rd 5 ईयर प्लान नहीं है, यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान ही है। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर ही लॉन्च किया गया था ब्लू रेवोल्यूशन को। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाउ द फिशरीज सेक्टर इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू 7.2% ऑफ द GDP, ठीक है ना। अब ये बता सकते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से है ये, है ना। हम यही बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि हाउ इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेस इन द वर्ल्ड। ओके, तो जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे, तो बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो हम बताएंगे व्हाट इज पीसी कल्चर, क्योंकि हमने जब डिफिनेशन की जो क्वेश्चन था उसने पहले तो बात की थी ब्लू रेवोल्यूशन की, तो हमको ही पहले बात करनी पड़ेगी ब्लू रेवोल्यूशन की। उसके बाद इसने बोला प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ पीसी कल्चर, तो स्पेसिफिकली हम टॉक करेंगे किसके बारे में, पीसी कल्चर के बारे में, ठीक है। तो जो पीसी कल्चर है, ठीक है ना, इन ब्रीफ बताएंगे व्हाट इज पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, दी कमर्शियल रेयरिंग ऑफ फिशेस, ठीक है ना, इन टैंक्स एंड एनक्लोजर्स। ये सिंपल सब कॉन्सेप्ट, उसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। जब डेफिनेशन हमने मेंशन कर दिया उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है ना, आंसर का भी वही सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन ने बोला पहले ब्लू रेवोल्यूशन डिफाइन करो, डिफाइन कर दिया ब्लू रेवोल्यूशन। उसके बाद हमको बोला एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, हमको सिंपल से नहीं बोला पहले एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज, पहले प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा हमसे, तो प्रॉब्लम्स पहले बताएंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स हो गए, तो प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ रहा है, द लैक ऑफ रिलायबल डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस की कमी है कि हाँ भाई कौन से एरिया में क्या क्या मछलियाँ उगाई जा रही है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम जो ग्लोबल डिमांड है उस हिसाब से हम उसको उगा सकते हैं, देन एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इनएडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो फार्मर्स मछलियाँ उगा रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार, उनका जो प्राइस नहीं मिल रहा है मछलियों का, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ पे। सोशल प्रॉब्लम्स आर देयर, है ना। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, मछलियों को ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बेचना नहीं चाहिए। ओके, सो ये हो गया। सो हाई इनपुट कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट, इसकी बात कर सकते हैं। दी हमको ज़रूरत क्या है इस चीज़ के ओवरकम करने के लिए, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। हमारे देश में कमी क्या, हमारे देश और दूसरे देश में क्या डिफरेंस क्या है कि दूसरे देश वाले जो है मछलियाँ, हमारे मछली बहुत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी फिश, बट तब भी हम क्या कर रहे हैं 7.2% GDP पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा इसका कारण क्या है, द कॉज इज द लैक ऑफ वैल्यू एडिशन। हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए जो अपने पास जो प्रोड्यूसर है इतने ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी जो कंट्रीब्यूशन है किसका, फिशरी सेक्टर का GDP के, वो बहुत कम है। सो ये प्रॉब्लम्स हो गए, प्रॉब्लम्स तो हो गए। उसके बाद स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है पहले प्रॉब्लम्स बताओ, उसके बाद स्ट्रेटजीज बता दे टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेटजीज की। फॉर एग्जांपल PM मत्स्य संपदा योजना की बात करनी है अपने को यहाँ पे। ओके, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की बात करेंगे। ओके, और हम बात कर सकते हैं देयर आर वेरियस फंड्स, है ना, जो कि क्रिएट किया गया था किसके रेफरेंस में, है ना, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के रेफरेंस में, उसकी बात करेंगे। तो स्ट्रेटजीज की बात कर ली, प्रॉब्लम्स की बात कर ली हमने, पीसी कल्चर की डेफिनेशन की बात कर ली, ब्लू रेवोल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो रिकमेंडेशन बात करेंगे, नीति आयोग की क्या क्या स्ट्रेटजीज बताइए एट द रेट जो हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो नीति आयोग का जो अपने पास है रिकमेंडेशन, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, एक ऑथेंटिसिटी ऐड होगा आंसर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने नीति आयोग का स्ट्रेटजी एट 75 हमने बताया,
ठीक है ना, कैसे हमको इम्प्रूव करना चाहिए ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को, ठीक है। क्या हो रहा है अपने यहाँ दिक्कत क्या है, रेगुलेशन की कमी है, जो नॉलेज की कमी है, किसान जो एग्रीकल्चर जो, ठीक है मैं बोला फिशिंग जो कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि हाँ मछली हर सीजन में वो पकड़ रहे हैं। जो अपने पास एक सीजन होता है जहाँ पे मछली को रिप्रोड्यूस करती है, उस सीजन में भी मछली पकड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मछली का जो मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, वहाँ के लोग जो है वो थोड़े से उनको पता है कि यार यहाँ पे अभी जो रीजन है ना, वो अभी जो सीज़न है उस सीज़न में मछली नहीं पकड़ना चाहिए। रेनी सीजन में जहाँ पे क्या होता है ब्रीडिंग होती है उनकी, है ना, तो वो एरिया को बोल देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नो फिशिंग जोन बोल देते हैं, जो मतलब नो फिशिंग। हम लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ऐसे है, बट उसको फॉलो नहीं किया जाता, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। मछली होगी नहीं तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोड्यूस कैसे करेंगे। अपने पास बहुत ज़्यादा कोस्ट लाइन है, 7515 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, तब भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है जिसको हम क्या करना है, सॉल्व करना चाहिए। कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम कन्वर्ज कर सकते हैं जो फिशरीज सेक्टर है उसको सागरमाला प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, उसके साथ दोनों कन्वर्ज कर देंगे तो क्या होगा, अपने पास जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक अमूल ने जो किया, अमूल ने क्या किया, एक दो गाय, एक जो आदमी अकेला अकेला बेचता सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, उसके पास क्या बार्गेनिंग पावर आ गई। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव ऐड हो, ये सब की बातें कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं फिशरीज सेक्टर में, ठीक है ना। सस्टेनेबल SHG का यहाँ पे प्रमोशन करेंगे, सस्टेनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड कैसे करेंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे कि भाई देखो सिग्निफिकेंस क्या है, फिशरीज जो है अपने जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करना चाहिए टू गेट बेनिफिट्स इन लॉन्ग रन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ it is also important to save the fisheries sector or to improve the fisheries sector because it is under the sustainable development goal number 14, that is sustainable development goal number 14 क्या बोलता है, to conserve and sustainable use of oceans, है ना, conserve and sustainable use of oceans, sea and marine resource for sustainable development। ओके तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन कहाँ से आया, सिलेबस से आया। सिलेबस में पढ़ता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये वाला जो पॉइंट है वहाँ से आया, ठीक है ना। तो की नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है, टर्सरी सेक्टर की बात की गई है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया फिशरीज, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया इंडस्ट्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया, आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्लेन दी मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की सिग्निफिकेंस की बात करनी है, कौन कौन से मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उसकी बात करनी है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। 3 आंसर अपने को फोकस करना है चीज़ों पे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब समझ आ रहा है एक ऐसा जगह, एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा पाथ जो कि 2 इंडस्ट्रियल सिटीज़ को कनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे मुंबई से, दिस बोथ आर इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल टाउन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉरिडोर बनाया गया है इनके बीच में, जिससे क्या होता है यहाँ पे बीच में बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है। ओके दिस आर व्हाट वी कॉल्ड एज एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो कि दूसरे की वजह से डेवलप्ड हुआ। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं होता तो ये इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं करते। सो द सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, द सिग्निफिकेंस इज दैट द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज और एंसिलरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं दैट लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलॉन्ग द कॉरिडोर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे बर्डन क्या है, बर्डन किस पे, मेट्रो सिटीज़ पे बर्डन पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। तो हमने जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ, पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ, पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन। इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पे जो रिसोर्स क्रंच था, ठीक है ना, कि जो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे मिलता था, वो हमारे पास इट रिड्यूसेस। यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन हो रहा है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अराउंड क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है। इट वर्क्स, ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड क्या करेगा अपने को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा एक क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। इट प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल
इट प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो ऐसा है कि देखो हमारा जो ज़्यादा जो टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है, वो इट डेवलप्स ड्यूरिंग 1960s 70s एंड अर्ली 80s, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 डिकेड्स में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप नहीं हुआ, तो इट लीड्स अप टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन, जो कि हमारे इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज करेगा। और इसके बाद हम इस क्वेश्चन में एक मैप बना के बता सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारे देश में प्रेजेंट है, डिफरेंट, लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो किसको कनेक्ट करता है, अमृतसर को कोलकाता से कनेक्ट करता है। हम यहाँ पे कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर सकते हैं जो कि विशाखापट्टनम को चेन्नई से कनेक्ट कर सकता है ना, करता है। हम यहाँ पे बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, यहाँ पे बेंगलुरु कोची की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, यहाँ पे बेंगलुरु हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे। तो हाँ, एक डायग्राम बना के ये हम जब मेंशन करेंगे लाइन की फॉर्म में, ठीक है, रफ डायग्राम ही चल जाएगा, बट यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे डायग्राम बना के उसके ऊपर ऐसे लेबलिंग कर देंगे, फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। It provide what? It provide fast and efficient. It provide fast and efficient means of transport. Okay, so it add up what? It adds up represent. पहले तो प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा ना, अच्छा प्रेजेंट करेगा आंसर को। दूसरा, जो एग्जामिनर है उसको ये सोचने मजबूर है, हाँ इसके पास एक अंडरस्टैंडिंग है 3 डायमेंशन में, जो कि बहुत ज़रूरी होती है आपको आंसर लिखते समय। एक डायग्राम, ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में कोशिश करना हर क्वेश्चन में डायग्राम डालो, ठीक है ना, और हो सके 250 मार्क में 2 डायग्राम डाल दो। ओके, तो उसके बाद सैम्पल अप्रोच क्या होगा हमारा वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम देंगे तो इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट आर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है ना। हम बात करेंगे हाउ दे आर स्पीडिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेटेड टू देम, है ना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैसे ये डेवलप कर रहा है एरिया को, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को डेवलप कर रहा है, कैसे, बाय जॉइनिंग 2 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। ओके, सो हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब बॉडी की तरफ जाएंगे तो बॉडी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाउ दे हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउ दे डेवलप द इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा लगता है उसको कैसे कम करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं, लोग फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तब, ठीक है ना। इट हैज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स। जब इस आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, जब इसमें सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, सपोज हमने क्या लिया, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लिखा, पहले सिग्निफिकेंस लिखा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस के अंदर हम पॉइंट लिखा कैसे, इट हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट लिखा उसके बाद कैसे हेल्प किया, 2-3 लाइन यहाँ पे लिख देंगे, हाउ इट हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पॉइंट लिखेंगे, फिर कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प किया। तो इस तरह से हम सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, तो आंसर को जब आंसर लगेगा तो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होगा, है ना, स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो मार्क्स अच्छा मिलेंगे। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, है ना, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। तो यहाँ पे हमको इनकी बात करनी पड़ेगी, हाउ दे प्रोवाइड अ मल्टी मॉडल इन लॉजिस्टिक हब, मतलब हाउ दे रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है कैसे उसको कम करने में हेल्प करता है, ये उसकी बात कर सकते हैं। हाउ दे हेल्प इन डेवलपिंग टाउनशिप अराउंड द रीजन, ओके, स्पेशल इन्वेस्टमेंट को ब्रिंग करते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। एंड फाइनली जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम बताएंगे इसके सिग्निफिकेंस जो हमने पूरा बताया ऊपर बॉडी के अंदर, उसको हम कंक्लूड करेंगे शॉर्ट में। एंड हम हेल्प बताएंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड इन लॉन्गर टर्म इट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नॉट फॉर अस एज ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंपल सा बात है, सिलेबस देखो, सिलेबस में प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, मेन सेक्टर्स जो है प्राइमरी में उसको हम एक नोट्स 2-3 पेज में आंसर बना के रखेंगे, सेकेंडरी में जो मेन सेक्टर्स है उसको 2-3 पेज में आंसर बना के रखेंगे, टर्सरी में जो सेक्टर्स हैं उनको 2-3 पेज में आंसर बना के रखेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा टू द पॉइंट छाप के आ जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है।